कल कराची में एक वाकया पेश आया और इस वाकये ने पाकिस्तान की जो माशी सूरत से खोलकर पूरी दुनिया के सामने रख दी है। कल गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ताजरों से मिलने के लिए, सनतकारों से मिलने के लिए चैम्बर में गए थे, कराची चैम्बर में गए थे। 5%, 6% व्हाटएवर आप उसके ऊपर मुनाफा कमा लो तो कुछ तो सूरत हाल बेहतर हो। दूसरी बात ये कि मैं एक बार आपके सामने ये कह रहा हूं सर, अब हमारा बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो गया। आप यकीन माने, यहाँ पर दालों वाले भी बैठे हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उधर कि कारोबार हमारा हो गया, टेक्सटाइल का जुबैर भाई ने बताया, पेपर इंडस्ट्री से मेरा बात बताया। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि तालीम और इसके लिए जो हमारा बल्ब आता है उसके भी हमारे पास वो नहीं है। किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, किसी के पास कुछ नहीं है, दवाइयां नहीं है, एनेस्थेसिया की तो ये इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि सूरत हाल। लेकिन एक इदारा बड़ा एक्टिव है, वो है FBI। आप अभी रिटर्न दाखिल करें, उसको पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में कंटेनर नहीं छूटे, लोग रो रहे हैं, उनकी आमदनी पूरी नहीं हो रही। वो आपसे कह रही पिछली दफा आपने ये दायर किया था इनकम का, मैं आज ये जवाब दीजिए। अभी आपको सेल टैक्स के नोटिस आएंगे। तो सर मैंने इसके लिए एक हल तजवीज किया है और वो हल जनाब चेयरमैन आपकी इजाजत से मैं कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से जनाब गवर्नर को एक गिफ्ट कर रहा हूं। ये रिकॉर्ड कर लेना भाई मीडिया वाले हजरात, ये कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री आप चला लो, हमारे बस की बात। वहाँ जब ताजरों ने, सनतकारों ने गवर्नर स्टेट बैंक को अपने दरमियान देखा तो उन्होंने बाकायदा गिरियाजारी करना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया। एक सनतकार है, उनका नाम है सलीम बकिया। ये ओपनली वहाँ पे बैठे बैठे रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरी जो फैक्ट्री थी उसमें 950 लोग मुलाजम थे, 950 मुलाजम होते थे और अब वो कम हो के 350 रह गए। बल्कि उन्होंने रोते हुए ये भी बताया कि कल मेरा बेटा आया था और आके उसने मजीद 100 लोगों को निकाल दिया। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो फैक्ट्री जिसमें 950 लोग थे, अब उसमें 350 हैं, तो वो फैक्ट्री चल कैसे रही होगी और जो बेरोज़गारी है वो कैसे पाकिस्तान को खा रही है। दूसरा उनका ये कहना था कि सर मैं अकेला नहीं हूँ, आप इन सब ताजरों से पूछ लें, सब सनतकारों से पूछ लें, सारे बिजनेसमैनों से पूछ लें, सारे इंडस्ट्रियलिस्टों से पूछ लें कि उन सब की क्या सूरत हाल है। और फिर यूं ही उसने ये कहा तो उसके बाद सब लोगों ने गवर्नर साहब के साथ एहतजाज करना शुरू कर दिया। सबका ये कहना था कि हमारी LCs नहीं खुल रही, सबका ये कहना था कि हमारा माल इस वक्त पोर्ट पे पड़ा हुआ है, कुछ माल समंदरी जहाज़ों के अंदर पड़ा हुआ है और हम वो माल इसलिए हासिल नहीं कर सकते कि स्टेट बैंक हमारी LCs नहीं खोल रहा। और उनका ये कहना था कि जब हम स्टेट बैंक से रब्ता करते हैं तो वहाँ जो बैठे हुए ऑफिसर हैं वो अपने आप को IMF समझते हैं, वर्ल्ड बैंक समझते हैं और वो इस तरह बिहेव करते हैं जैसे कोई इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है और हम किसी बहुत ही छोटे गरीब मुल्क के भिखारी हैं जिनके साथ उन्होंने डील करनी है। तो उनका कहना था कि भाई साहब, अगर आप ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री चले, मुल्क चले, तो फिर आपको अपनी पॉलिसीज़ और अपने रवैयों पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। तो गवर्नर साहब ये सब कुछ सुन के ज़ाहिर उनके पास जवाब तो कोई नहीं था और वो तसल्ली देते रहे कि अनकरीब डॉलर आ जाएंगे और फिर हम आपके लिए ज़ाहिर डॉलर्स के दरवाजे खोल देंगे। लेकिन ताजर और बिजनेसमैन इस पे मुतमईन नहीं थे। वहाँ एक ताजर ने बल्कि ये भी कहा कि ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में ये जो अगला रमज़ान आएगा मार्च के महीने में, उसमें आम सी दाल जो है वो 1000 रुपये किलो मिलेगी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि दालों की LCs नहीं खुल रही और दालें पाकिस्तान के अंदर हैं ही नहीं। और जो हम लोग जो अपनी कंजप्शन के लिए दाल पैदा करते हैं वो सिर्फ 30% होती है, 70% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और जब हम इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो ना फिर बेसन बनेगा, ना फिर वहाँ से पकोड़े बनेंगे, ना फिर दालें आएंगी और गरीब आदमी खाना नहीं खा सकेगा। और इसके साथ साथ ज़ाहिर मुर्गी का रेट देख लें, रोटी का रेट देख लें आप। आम सी चपाती जो है इस वक्त 25 रुपये में मिल रही है, नान 35 रुपये में मिल रहा है। तो इस सूरत हाल में मुल्क कैसे चलेगा। यहाँ वहाँ पे एक ताजर, बल्कि वो चैम्बर के साबिक सदर भी हैं, उनका नाम है AQ खलील और ये एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है OMG, ये उस ग्रुप के सरबराह हैं। इन्होंने अपने दफ्तर, अपनी फैक्ट्री की चाबियाँ गवर्नर साहब के हवाले कर दी। उन्होंने कहा जी आप खुद चला लें, मैं तो अब इस इंडस्ट्री को, इस दफ्तर को नहीं चला सकता। तो ये एक्चुअल सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर ताजरों की। अब इसी सूरत हाल को अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ रख के देखें तो स्टॉक एक्सचेंज तेज़ी से क्रैश कर रही है। 1300 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई और 1.25 करोड़ रुपए का होता है। अब आप 1300 को 25 करोड़ रुपए से ज़रब दे लें।
आपको अंदाज़ा होगा कि एक ही दिन के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी में कितने खरब रुपए निकल गए। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्क के माशी सूरत हाल क्या है। साथ साथ आप वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक ने अपने 2 पैकेज मौखर कर दिए हैं पाकिस्तान में, और ये पैकेजेस से 1.7 बिलियन डॉलर्स के। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या है। और फिर आप डॉलर को देख लें, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा, और अगर मिलता भी है तो उसके 3 रेट्स हैं। एक सरकारी रेट है, फिर बैंकों का रेट है, फिर मार्केट का अपना रेट है। तो 3 रेट्स के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर डॉलर अवेलेबल नहीं है। तो ये पाकिस्तान की एक्चुअल सूरत हाल है। लेकिन आप सियासी पोलराइजेशन को भी देख लें। इमरान खान साहब ने 2 सूबों की गवर्नमेंट तोड़ दी है, 2 सूबों के अंदर असम्बलियाँ टूट चुकी हैं। फिर वो वफाक में आना चाहते थे, और यहाँ पे जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, पीडीएम के स्पीकर हैं, उन्होंने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। उसके बाद अब इमरान खान साहब के पास 70 MNAs हैं, लेकिन वो इन 70 MNAs के साथ भी कौमी असम्बली में वापस आना चाहते हैं और अपना अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं। जब वो अपोजिशन लीडर बनाएंगे तो इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो कम से कम हम अपना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनसे मंजूर करवा लेंगे, या फिर कम से कम अपने नाम ज़रूर पेश करेंगे। तो वो इस तरह दूर की कोड़ी ला रहे हैं, दूर के बारे में सोच रहे हैं। जबकि ये जो गवर्नमेंट है ये क्या सोच रही है, ये गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस असम्बली की मुद्दत 1 साल मजीद बढ़ा दी जाए। यानी अगर ये असम्बली 15 अगस्त को टूट रही है तो ये असम्बली 15 अगस्त 2024 तक चले, और इस 1 साल के अंदर पाकिस्तान की मैशत को बेहतर बनाया जाए। ये गवर्नमेंट का ख्याल ये है। जबकि बहुत सारे सेक्टर इस वक्त ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकेगा। अब उस सेक्टर्स के पास क्या ऑप्शंस है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि हम एक एमरजेंसी नाफज करके पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस को, बाकी सब चीज़ों को सस्पेंड कर दें, और पाकिस्तान में एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ले आएँ, और वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए पाकिस्तान को आके वापस ट्रैक पर लेकर, जब ट्रैक पे आ जाए तो फिर सियासतदानों को कहा जाए कि आएँ, बैठ कर लाहे अमल तय करें, और इसके बाद आप इलेक्शन में हिस्सा लें और फिर नई गवर्नमेंट बने। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि एक कौमी गवर्नमेंट बना दी जाए, एक ऐसी गवर्नमेंट बना दी जाए कि जिसमें PTI भी शामिल हो, और अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो तब भी PTI के कुछ लोगों को शामिल करके उसे कौमी गवर्नमेंट का नाम दिया जाए, और वो कौमी गवर्नमेंट मिल के पाकिस्तान को 1 साल मज़ीद गवर्न करे, और शायद इससे हालात ठीक हो जाए। और अगर ये भी नहीं होता तो मेरी गट फीलिंग ये है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना पड़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की माशी रीढ़ की हड्डी में इतनी ताकत नहीं है कि ये इतने बोझ बर्दाश्त कर सके कि पहले आप 2 सूबों में इलेक्शन करवाएं, फिर आप 35 हलकों के अंदर या 33 हलकों के अंदर आप कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, और फिर आप इसके बाद जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। और अभी आपके सामने है कराची के अंदर जो, या हैदराबाद के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, उससे जो एक नया हंगामा शुरू हो गया। PTI ने लड़ना शुरू कर दिया, जमात इस्लामी ने लड़ना शुरू कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ना शुरू कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल में हमारी जो माशी हड्डी है वो इतनी मजबूत नहीं है कि उसके ऊपर इतना बोझ डाला जाए कि आप बार बार इलेक्शन करवाते जाएँ और पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम रहे। तो एक इस्तेहकाम इस मुल्क के लिए इस वक्त ज़रूरी है, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये इस्तेहकाम अगर मार्शल लॉ से आता है तो मार्शल लॉ लगाएं, अगर माशी एमरजेंसी से आता है तो माशी एमरजेंसी लगाएं, और अगर ये इस्तेहकाम कौमी गवर्नमेंट से आता है तो कौमी गवर्नमेंट को लेके आएँ, और अगर ये माशी इस्तेहकाम आपका ख्याल ये है कि नए इलेक्शन से आ सकता है तो फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएँ, लेकिन फ़ैसला फ़ौरन करें। अगर आपने फ़ैसला डिले कर दिया तो फिर पाकिस्तान किसी इलेक्शन के भी काबिल नहीं होगा, किसी ऑप्शन के काबिल नहीं रहेगा। ना फिर इलेक्शंस हो सकेंगे, ना कौमी गवर्नमेंट बन सकेगी, ना यहाँ पे कोई एमरजेंसी लग सकेगी, ना ही फिर मार्शल लॉ लग सकेगा। तो पाकिस्तान वाकई क्रिटिकल सिचुएशन में, एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसके अंदर हमें फौरी तौर पे इमीडिएटली को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और अगर सोल्यूशन नहीं निकलता तो फिर आप यकीन करेंगे पाकिस्तान गवर्नेंस के काबिल नहीं रहेगा, फिर पाकिस्तान चल नहीं सकेगा। और हमारे पास इस लिहाज से मैं समझता 2 महीने हैं, और मेरी गट फीलिंग है कि इन 2 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाएगा। फरवरी और मार्च के अंदर वाकई ही पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, और अगर ये बहुत कुछ नहीं होता तो फिर भी पाकिस्तान के हालात को बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, या आप ये ब्रिज पार करें या फिर ब्रिज के इस साइड पर रहें। इस साइड पर रहेंगे तो उसके अपने नताइज हैं, और अगर उस तरफ जाएंगे, क्रॉस करेंगे, तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन बहरहाल आपको कोई ना कोई नतीजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ रह के खामोशी से बैठ के उसका एक नुकसान है, ब्रिज को पार करें उसका एक कुछ ना फ़ायदा और कुछ नुकसान है, लेकिन मुल्क को बचाना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। और आखिर में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल जब स्पीकर साहब ने 35 MNAs के इस्तीफे कबूल किए तो ये खबर PTI के लिए गैर मतवक्को थे। PTI सोच ही नहीं रही थी कि गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, क्योंकि
इन सब का ख्याल ये था कि गवर्नमेंट को सूट करता है कि पीटीआई वापस आए और इमरान खान साहब या उनके बिहाफ पे कोई अपोजिशन लीडर बने और वो पाकिस्तान में हुकूमत के साथ मिलकर बैठकर इस मुल्क को चलाए। लेकिन जब 35 इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए तो उसके बाद पीटीआई एक हैरत के एक खौफनाक अमल में दाखिल हो गई और अभी तक वो इस सख्ते से बाहर नहीं आ सकी। कल या आज इमरान खान साहब को बड़ा फ़ैसला करेंगे और उसके बाद ये पीटीआई फ़ैसला करेगी कि उसने आने वाले दिनों में क्या करना है।